Hello everyone, this is Roli Pandey. This is the second year PYQ of Maths Pedagogy for CTET. पहला ईयर का कंप्लीट हो गया है हमारा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 क्वेश्चन मैथ्स थ्योरी से रिलेटेड आते हैं, मतलब कि मैथ्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और 15 क्वेश्चन में मैथ्स की पेडागोजी आती है। तो हर एक ईयर के जो 15 क्वेश्चंस के पेडागोजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला ईयर का कंप्लीट हो गया है, सेकेंड ईयर का स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, while teaching in class first mathematics classroom, Radha introduces the concept by sharing the following context with the students. There were 4 children in the car, then one child got out. Now there are 3 children in the car. Which of the following statement is correct with respect to the above context? जब क्लास फर्स्ट के बच्चों को मैथमेटिक्स की क्लासरूम में जब राधा पढ़ा रही है तो वो क्या करती है, बच्चों को एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझाती है, मतलब ऐसी नॉर्मली एक संदर्भ देती है, कॉन्टेक्स्ट देती है बच्चों के सामने कि एक कार में 4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा उतर गया, कितने बचे? 3 बच्चे बचे। तो फिर वो इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बच्चों को क्या बताना चाह रही है, या फिर इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कौन सा ऑप्शन है जो कि, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। उसने एक संदर्भ दिया, एक सिचुएशन दी, जिससे कि वो एक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन करा रही है बच्चों को। उसने कहा कि कार में 4 बच्चे थे, एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। तो इस संदर्भ से निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही होगा? चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एज ऑगमेंटेशन। बच्चा उतर गया मतलब कम हो रहा है, तो एडिशन का कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एज एग्रीगेशन, एडिशन की बात ही नहीं हो रही है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा कि समुच्चयन के रूप में जोड़ की समझ विकसित करेंगे। थर्ड है, चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एज रिडक्शन, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट इससे बच्चे सीख रहे हैं? सब्ट्रैक्शन का, किस तरीके से कि रिड्यूस करके कैसे सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मतलब कि रिडक्शन करके, किसी चीज को कम करके सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग इससे बच्चों में डेवलप होगी, बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड, मतलब कि जब प्राथमिक स्तर पे बच्चों का गणित में रचनात्मक मूल्यांकन करना हो तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स इन मैथमेटिक्स, बच्चों की जो सामान्य त्रुटियां होती हैं उसकी पहचान की जाती है, या फिर क्या करना है? रचनात्मक मूल्यांकन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग पेडागोजी, मतलब कि मैथमेटिक्स सीखने में बच्चों की जो गलतियां हैं या एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद, पहचानने के बाद अपनी पेडागोजी को इम्प्रूव करके उस चीज को बच्चे को समझाएंगे। मतलब कि गणित अधिगम में कमियां पहचाना जाएगा पहले, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, रचनात्मक मूल्यांकन में, उसके बाद शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। इसी तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट प्राइमरी स्टेज पर किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? 2 मेथड होते हैं, एक होता है इंडक्टिव मेथड, दूसरा होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करते हैं? जनरल टू स्पेसिफिक या फिर जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहला होता है। दूसरी चीज, डिडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल देने के बाद बच्चों को रूल्स से समझाया जाता है, मतलब जो उसका मेन रूल है वो बताया जाता है। तो कहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिडक्टिव मेथड, मतलब कि जो निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। दिस मेथड सेव्स एनर्जी एंड टाइम बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एग्जाम्पल देके अगर बच्चे को पहले ही थोड़ा बहुत समझा दिया गया तो आगे की चीजें आसान हो जाती हैं, तो बच्चे और टीचर्स दोनों की एनर्जी इससे बचती है। तो ये सही है कि मतलब इस विधि में छात्र और शिक्षक दोनों का समय और शक्ति बचाती है। इट एनकरेजेस मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले। अब जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एग्जाम्पल से, तो फिर जो भी फैक्ट्स है और फॉर्मूले हैं उनको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी, तो ये भी चीजें सही है। तीसरा है, इन दिस मेथड लर्नर प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब कि अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है, ये भी ऑप्शन सही है।
दिस मेथड हेल्प्स द लर्नर टू डिस्कवर लॉज फॉर्मूले एंड टू जनरलाइज। तो ये ऑप्शन गलत है। मतलब कि डिडक्टिव मेथड में ऐसा नहीं होता है कि लर्नर खुद से लॉज और फॉर्मूले को डिस्कवर करते हैं या फिर जनरलाइज करते हैं, वो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के बाद उनको बताया जाता है रूल्स वगैरह। तो कौन सा नहीं है इसमें से, कौन सा एक डिडक्टिव मेथड का लक्षण नहीं है, निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैथमेटिक्स इज अ हायरार्कियल इन नेचर एंड द कॉन्सेप्ट्स आर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड कनेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन दिस। मैथमेटिक्स कैसी होती है? हायरार्कियल होती है, मतलब कि पदानुक्रमित प्रकृति की होती है। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं लॉजिक वाइज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब कि तर्क संगत संरचित होते हैं, और इसके अलावा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अप्रोप्रिएटली बिल्कुल ठीक से इस चीज को एक्सप्लेन करेगा? मल्टीप्लीकेशन फॉलोज। अब जैसे कि ये चीज ऐसे क्यों कही गई है, क्योंकि 4 तरीके के होते हैं इसमें मैथ्स में। कौन सा होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, और डिवीजन होता है, और डिवीजन होता है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या कहा गया है कि लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो इसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसको एक्सप्लेन करता है, इस बात को कि हायरार्कियल है नेचर में मैथमेटिक्स और लॉजिकली स्ट्रक्चर होती है और कनेक्टेड होती है। पहला है मल्टीप्लीकेशन फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। सही है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन पर ही आधारित होती है। योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। जैसे कि अगर बच्चे को 2 + 2 ये पता चल गया 4 होता है, तो हम टेबल में क्या पढ़ते हैं, 2 1 टाइम्स जाता है तो 2 होता है, 2 2 टाइम्स जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 को ही 2 बार ऐड करेंगे तो 4, 2 को ही 3 बार ऐड कर देंगे तो उससे 2 3 = 6 आ जाएगा। तो ये क्या है, मैथमेटिक्स मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, और ये लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है। तो ये चीज हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तो होते नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स शुड ओनली बी असेस्ड थ्रू समेटिव असेसमेंट्स। ओनली वाली कोई भी चीज आती है वो तो वैसे भी गलती हो जानी है आपकी, इसलिए भी गलत हो जाएगा। नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाने से पहले अगर बच्चों में नंबर सेंस डेवलप नहीं किया गया है तो उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या ही समझ में आएगा। मतलब कि पहले 1 2 3 4 5 अप टू 100 नंबर सेंस जो है बच्चों में डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही नंबर्स को घटाना या जोड़ना ये चीजें बच्चे सीख सकते हैं। तो ये वाला भी सही हो जाएगा, मतलब ए और डी जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये चीज सही है। और डी मतलब ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। ज्ञान नहीं, संख्या, संख्या, संख्या का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। मतलब ऑप्शन ए और डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, the participation of female students in higher mathematics classes is less than male students. It may be because गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम होती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? मेल स्टूडेंट्स आर बेटर एट मैथमेटिक्स, कंपेयर करके किसी मेल को सुपीरियर बताया या किसी फीमेल को सुपीरियर बताया जाए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स को जहां डिफिकल्ट बताया जाए वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सोसाइटल एंड टीचर्स एक्सपेक्टेशंस आर जेंडर्ड, सामाजिक और शिक्षकों की जो अपेक्षाएं हैं वो जेंडर पर आधारित है, इस वजह से गणित में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। तो ऑप्शन सी केवल जो है वो सही हो जाएगा, ओनली सी, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज और आर नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग स्पेसिफिक नेचर ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टी। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि अधिगम की कठिनाई की जो विशिष्ट प्रकृति है उसको सुधारने में, उसका निदान करने में सहायक नहीं है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, ये सही है। कक्षा का अवलोकन करने से बच्चों की जो डायग्नोज है वो किया जा सकता है, मतलब बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी पता चलेगी, इससे पता की जा सकती है, तो डायग्नोज होगा ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन से। एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्सेस, बच्चों की जो मौखिक प्रतिक्रियाएं हैं
मतलब कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है उसका वो ओरली आंसर दे रहे हैं, ओरली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इससे भी एनालिसिस करके, ऐसे भी विश्लेषण करके पता किया जा सकता है। तो बी भी सही हो गया। रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बच्चों का लिखित कार्य है उससे भी असेसमेंट करके उनको डायग्नोस किया जा सकता है कि लर्निंग में कौन कौन सी डिफिकल्टी आ रही है बच्चों को। क्यूमुलेटिव और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे भी हेल्प होती है लर्निंग डिफिकल्टी बच्चों की डायग्नोस करने में, पता करने में। लास्ट क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है या फिर जिससे किसी तरीके से कोई बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी पता नहीं की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मतलब ओनली ई, केवल योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टू सॉल्व 34 इंटू 6 स्टूडेंट्स यूजेस द फॉलोइंग मेथड। 34 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों ने कौन सा मेथड अप्लाई किया, कि पहले 30 को 6 से किया, फिर प्लस 4 को 6 से किया, फिर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक साथ ऐड कर दिया, 204 आ गया। तो फॉर द अबव मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो मेथड 34 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों ने लगाया है, तो वो इनमें से कौन सा कथन, इस प्रणाली के अनुसार कौन सा कथन जो है सही होगा। द स्टूडेंट हैज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड इज एबल टू कम्युनिकेट इट थ्रू डिकम्पोजिशन मेथड। तो हमारा यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा मेथड कहलाता है, जब इस तरीके से ब्रेक करके मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया जाता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन मेथड। डिकम्पोजिशन मेथड मतलब कि अपघटन की प्रणाली बोलते हैं इसको। जो विद्यार्थी का ये अवधारणात्मक मतलब, इससे पता चलता है कि बच्चे में, ये गुण नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, गुणा, गुणा, विद्यार्थी को गुणा करने की अवधारणा का ज्ञान है और वो अपघटन की प्रणाली से इसे संचालित करने में सक्षम भी है। तो ऑप्शन 1 ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर एसोसिएट रिलेटेड विद टीचिंग ऑफ शेप्स, स्पेस, मेजर्स इन मैथमेटिक्स। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कौशल है गणित में जो आकार, दिक्स्थान और माप इनके शिक्षण से जुड़े हैं। डिस्कवरिंग सिमेट्रीज एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, ये सही है। समितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, मतलब ये है। क्वांटाइजेशन, एसोसिएटिंग नंबर्स विद कॉन्सेप्ट्स लाइक, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, नंबर्स को एरिया और पेरीमीटर इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ एसोसिएट करना, साथ में करके सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं। मतलब सांख्यिकीकरण, यहाँ पे होगा सांख्यिकीकरण, यानी अंकों का अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल और परिमाप आदि से जोड़ना। अंकों का इन सब चीजों से जोड़ करके भी शिक्षण इन सारी चीजों का किया जा सकता है। तो बी भी सही है। अर्ली न्यूमरेसी अमंग लर्नर्स, बच्चों में अर्ली न्यूमरेसी को प्रमोट करके किया जा सकता है, ये गलत है। इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विद साइंस ओनली, ओनली लिखा है तो वैसे भी ऑप्शन गलत ही हो जाना है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मतलब ए और बी, मतलब जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मैथमेटिक्स लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, इसका क्या मतलब है। जो गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, ये जो सूक्ति है इसका क्या अर्थ है, कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स टू देयर चिल्ड्रन, जो अभिभावक हैं वो बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व उन्हीं का है, ये गलत है। Plenty of learning resources are available at home and its environment which can be used effectively for learning mathematics. ऐसे बहुत सारे learning resources होते हैं जो घर पे available होते हैं, ऐसा हमको पर्यावरण, वहाँ पे परिवेश मिलता है जो कि मैथमेटिक्स सीखने में इफेक्टिवली हेल्प करता है या फिर इफेक्टिवली यूज की जा सकती है। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं, इस वजह से इनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन आस्क्ड टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम चिल्ड्रन ऑफन कमेंट। जब बच्चों से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कही जाती है, मतलब जो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, तो जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को दी जाती है तो जनरली बच्चे क्या कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं कि अगर आप मुझे बता दें कि इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज होगा तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। इफ यू टेल मी विच ऑपरेशन टू यूज आई विल सॉल्व इट। तो व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर सच अ रिस्पॉन्स, बच्चों का जो ऐसा रिस्पॉन्स है उसके लिए कौन सा रीजन जो है वो हो सकता है। बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए कहा जाता है, तो बहुधा ये टिप्पणी करते हैं कि यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। तो रिस्पॉन्स जो ऐसा बच्चों का आता है वो उसके लिए रीजन क्या हो सकता है
कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स पसंद ही नहीं होती इसलिए एक्सक्यूज देते हैं, गलत है। चिल्ड्रन हैव फोबिया टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स, ये भी गलत है। बच्चों तो एक्सप्लोर करने, मतलब कि बच्चों को तो एक्टिव लर्नर होते हैं, उनको चीजों को एक्सप्लोर करके सीखना पसंद होता है, तो किसी चीज से उनको फोबिया है किसी चीज को सीखने से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी गलत है कि शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भीति होती है, या फिर शाब्दिक प्रश्नों को बच्चे पसंद नहीं करते हैं, उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। थर्ड है चिल्ड्रन लैक कॉम्प्रिहेंशन स्किल, यही हमारा सही होगा। मतलब बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। परिज्ञान कौशल क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी 2-4 लाइन दी हुई है पैराग्राफ टाइप का, उसमें से किस अर्थ में वो चीज लिखी हुई है, ये चीज बच्चों को समझ में थोड़ी कम आती है। जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं इनके अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल की कमी होती है, परिज्ञान कौशल की कमी होती है। इस वजह से राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर टीचिंग रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स इन अ प्राइमरी क्लासरूम। प्राइमरी क्लासरूम में रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स टीचर ने कुछ एक्टिविटीज बच्चों को कुछ ऑर्डर में दी। तो दे आर अरेंज्ड इन अ रैंडम सीक्वेंस, इसको क्या करना है, एक सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सी आएगी। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, जिससे कि उनको ऐसा एक सीक्वेंस बनाया कि इस सीक्वेंस में अगर बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चे आकृतियां, नियमित आकृतियां जो होती है उनको आसानी से सीख जाएंगे। तो उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आपको इसको सही से बताना है कि इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा। स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये गलत है, रिपीट हो गया है। सेकेंड क्या है, छात्र अपनी आसपास की द्वि आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। सी है स्टूडेंट्स आर गिवन कट आउट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान वस्तुओं को अपने आसपास पहचानें। फोर्थ है स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लासिफाई शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम। अब जैसे इसमें कहा गया है कि बच्चे इस स्टेज में, फोर्थ वाले में क्या कर रहे हैं कि शेप्स को क्लासिफाई भी कर पा रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी कर पा रहे हैं और उनका नाम और कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता पा रहे हैं। मतलब नाम और कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के अकॉर्डिंग बच्चे आसानी से क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि वो कौन सा शेप है। तो ये तो फाइनल होगा, बच्चे को समझ में आ गया, मतलब डी जो है वो फाइनल होगा, लास्ट में आएगा। फिर इसके बाद क्या है, टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट्स आर गिवन कट ऑफ। सबसे पहले शुरुआत किससे की जाएगी, ऐसे कुछ शेप्स अलग अलग तरीके से काट करके बच्चे को दे दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अपने आसपास की परिवेश में ऐसी ही दिखने वाली ऑब्जेक्ट्स को पहचानो और पहचान करके बताओ। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। फिर बच्चे क्या करेंगे, छात्र अपनी आसपास की, मतलब अपने परिवेश में देखेंगे जो द्वि आयाम वाली, मतलब कि 2 डायमेंशनल वाली ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको क्या करेंगे, अपने आसपास चित्रित करेंगे, मतलब पहचानेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, सी के बाद बी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप। अब उन्होंने अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं उन शेप्स से मिलती जुलती थी उनको पहचान लिया। अब क्या करेंगे, अलग अलग आकृतियों के जो विशिष्ट लक्षण है उनकी खोज करेंगे। मतलब एक शेप दूसरी शेप से किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक से, किस लक्षण की वजह से अलग हो रहा है, इसको पहचानेंगे। तो इसके बाद ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन आ जाएगा और लास्ट में आएगा डी। मतलब राइट क्या हो जाएगा, सी बी ए डी। यहाँ पे एक लिख लीजिए, सी बी ए डी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ नंबर्स टू क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, टीचर हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एक्टिविटी यूजिंग कलर्ड बीड्स। दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स द फॉलोइंग। एडिशन पढ़ाने के लिए टीचर ने क्या किया, सेकेंड क्लास के बच्चों की टीचर ने क्या किया कि एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की कलर्ड बीड्स के ऊपर, ठीक है। और इस एक्टिविटी के ही थ्रू बच्चों में इस चीज को, इस एडिशन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश की।
तो कौन सी चीजें हैं जो बच्चों में डेवलप होंगी इस एक्टिविटी के थ्रू? कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का यूज किया। अब इस क्रियाकलाप से छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? एस्टिमेशन, जब उनके सामने कोई चीज प्रेजेंट है तो एस्टिमेट करने की क्या जरूरत है? तो ए वाला नहीं। विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि मानस दर्शन, सामने से देखेंगे और उसको रिप्रेजेंट करके सीखेंगे। तो बी और सी दोनों राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, निरूपण और मानस दर्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फॉर सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 minus 56, few students have given answer as 33। 83 में से जब 56 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया तो कुछ बच्चों ने क्या आंसर दिया? 33 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया था। ठीक, तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द स्टूडेंट्स एरर? एक व्यवकलन प्रश्न है 83 minus 56 का, तो कुछ बच्चों ने उत्तर दिया 33। तो छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने की अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी हो सकती है? इस एरर को पहचानने के लिए, मतलब इस एरर को सुधारने के लिए इनमें से कौन सी चीजें हो सकती हैं? बच्चे को इसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए और दी जाए, गलत। आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम वंस अगेन एंड रीचेक देयर आंसर, बच्चे से कहा जाए फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व करो और वापस से अपना आंसर चेक करो। अगर उनको आता ही होता तो उसको सही करते बच्चे, तो ये भी ऑप्शन गलत। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स हैविंग 1 डिजिट नंबर्स एंड देन मूव टू 2 डिजिट्स, मतलब पहले उनको 1 डिजिट के नंबर्स का सब्ट्रैक्शन दो, उसके बाद 2 डिजिट्स का सब्ट्रैक्ट स्टार्ट करवाओ। तो ये भी गलत है क्योंकि बच्चे ने सब्ट्रैक्शन तो किया, 8 में से 5 को घटाया, 6 में से 3 को घटा दिया, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना तो आ ही रहा है। रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, बच्चे को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट वापस से समझाओ जिसकी वजह से बच्चे में रीग्रुपिंग जो नंबर्स का होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो सके, क्योंकि बच्चे ने सब्ट्रैक्ट सही किया, बस उसको प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं है, इस वजह से बच्चे ने मिस्टेक की है। तो क्या करेंगे? रिविजिट करेंगे प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को, संख्याओं के पुनर्समूहन की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनर्विचार किया जाएगा। 13 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 1 में अमंग द फॉलोइंग आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के बच्चों में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साइज का कंपैरिजन करवाने के लिए इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, मतलब ठीक होगा? ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड कंपेयर, ये तो सही है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना मतलब कि उनका अवलोकन करना, अवलोकन करने के बाद उनकी तुलना करना, इससे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन की जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को समझ में आ जाएगा। मेजर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड कंपेयर, ये गलत है, अमानक इकाइयों का प्रयोग करके कहा गया है। यूजिंग एज स्टैंडर्ड यूनिट्स, चाहे स्टैंडर्ड यूनिट हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हो, इनसे बच्चे कंपेयर, अलग अलग साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कंपैरिजन नहीं सीख सकते। सुपर इम्पोज्ड द ऑब्जेक्ट एंड कंपेयर, पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, तो ये भी सही है। तो ए और डी राइट ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कंप्यूटेशन स्किल अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन नीड्स टू बी एनकरेज्ड। हाँ, मेंटल कंप्यूटेशन स्किल बच्चों में, प्राइमरी स्कूल के बच्चों में एनकरेज करने की जरूरत है। मेंटल कंप्यूटेशन मतलब क्या है? वो दिमाग में ही चीजों को कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना सीखें। तो इस चीज की स्किल प्राइमरी स्कूल के बच्चों में स्टार्ट करा देनी चाहिए, एनकरेज कराना चाहिए, ठीक है। ओनली वे टू इम्प्रूव द मेंटल कंप्यूटेशन इज स्किल, मेंटल कंप्यूटेशन स्किल इज थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात ही जहां आ जाए वो ऑप्शन ही तुरंत गलत कर देना है। मेंटल कंप्यूटेशन स्किल एनकरेजेस द यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मेंटल कंप्यूटेशन स्किल से क्या होता है? बच्चे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की स्ट्रेटेजीज से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड सी। मतलब प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, मानसिक परिकलन कौशल प्रश्नों को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ए एंड सी मतलब राइट, फर्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये था हमारा
सेकेंड ईयर PYQ ऑफ मैथ्स पेडागोजी। अगर क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।